Welcome to Chemical Educators. Today we are going to start our much awaited topic about organic chemistry. And as you know, before we have started physical chemistry and inorganic chemistry, and both chapters are going very smooth. And also our new quiz series 10 ka dam is going very smoothly. So we are gonna start organic chemistry for NEET and JEE student. This is basic organic chemistry, where we will start from the basics of very basics of the organic chemistry to the top level of our JEE advanced questions. Okay, we will do very much as much possible as previous year questions and everything. Okay, चलिए शुरू करते हैं अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो भाई ऑर्गेनिक वर्ड आप क्या सुनते हो? ऑर्गेनिक वर्ड जब आप सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? देखिए, पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डेफिनेशन से जानने से पहले हम कुछ हिस्ट्री जानते हैं इसका. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भाई इतना पुराना चीज़ नहीं है. नॉर्मल 200 सालों से अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हुआ है. तो पहले जब अपने 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आया, तब एक स्वीडिश साइंटिस्ट जैकब जॉन बर्जेलियस, उन्होंने हमें दिया वाइटल फोर्स थ्योरी. क्या दिया? वाइटल फोर्स थ्योरी. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इसी 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, मतलब मैं 1800s की बात कर रहा हूँ भाई, 1800s की बात कर रहा हूँ. तो इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग, इसी वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या हमें उन्होंने बताया ना, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म होता है या फिर बनता है, वो कैसे फोर्स से बनता है? एक गॉड गिवन फोर्स से, एक गॉड गिवन या फिर गॉड ड्रिवन आप बोल सकते हो. एक गॉड ड्रिवन फोर्स से बनता है किसी भी ऑर्गेनिज्म से एक गॉड ड्रिवन फोर्स से बनता है. और इसको हम लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते, हाँ कि नहीं? तो ये बताया था हमें जॉन जैकब बर्जेलियस, जिन्होंने एक स्वीडिश केमिस्ट थे, और उन्होंने हमें दिया था अपना वाइटल फोर्स थ्योरी. तो के उसके बाद देखो, इनके लाइफ में एक विलन ने एंट्री की. कौन है वो विलन? यहाँ पर आप इसे थोड़ा लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम विलन की बात करेंगे. वो विलन थे फ्रेडरिक हुलर. ओके, हुलर का नाम तो आपने सुना होगा. तो देखते हैं, यहाँ पर आप लिख लीजिए. अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो पॉज करके लिखिए, कोई बात नहीं. तो फ्रेडरिक हुलर की अब अगर हम बात करें तो ये एक पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने रॉन्ग प्रूव किया. किसको? ना अपने बर्जेलियस हाइपोथेसिस या फिर बर्जेलियस के वाइटल फोर्स थ्योरी को. वो जो वाइटल फोर्स थ्योरी में उन्होंने बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही बन सकता है. इन्होंने 1828 में एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड NH4CNO अमोनियम सियानेट से बना के दिखा दिया अपना पहला ऑर्गेनिक लैब सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया. तो ये क्या है ना? NH2CONH2. तो आप देखिए, ये यूरिया मॉलिक्यूल है वेरी मच सिग्निफिकेंस अकॉर्डिंग टू आवर एंट्रांसेस. तो यहाँ पर बहुत बार पूछ चुका है कि पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है लैब सिंथेसाइज. पहला ऑर्गेनिक लैब सिंथेसाइज्ड कंपाउंड कौन सा है? पहला कंपाउंड कौन सा है जिसका मास, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में सिंथेसाइज हुआ था उसका मास कितना है? तो कैलकुलेट आप कर सकते हैं सिंपली. मास कैलकुलेशन तो मुझे नहीं सिखाना पड़ेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट में अपने सार ने आपको पढ़ाया होगा. तो यहाँ पर इसका आता है मास 60 U. ओके, या फिर ग्राम्स में लेंगे तो ग्राम्स आएगा, कोई बात नहीं, कैलकुलेट कर लीजिए. देखिए 14 + 2, यहाँ पर भी 14 + 2 16, 16 32, और दिस वन इज 16 एंड दिस वन इज 12. तो यूरिया का आता है मास 60 U. ओके, तो फ्रेडरिक हुलर आ गए पहले ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने सिंथेसाइज किया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लैबोरेटरी में. उन्होंने सिंथेसाइज किया.
तो इसके बाद भाई लाइन सी लग गई, डिफरेंट साइंटिस्ट, डिफरेंट अपने केमिस्ट फिजिसिस्ट लोग लग गए ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर सिंथेसाइज करते हुए। तब तो ऐसा नहीं था कि ऐसा एक बैरियर नहीं था डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंस के ऊपर से, तो तब बायोलॉजी वाले के केमिस्ट्री में काम कर सकते थे। वैसा उनका तब का एजुकेशन सिस्टम अलग था, अब का अलग है। अभी जैसे हम अपना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया है जहाँ पर रिफॉर्म बहुत सारे हुए हैं, वैसे ही वहाँ पर भी वैसे ही था। जैसे कि आप हर जगह रिसर्च कर सकते हैं, आप देखेंगे बहुत सारे फिजिसिस्ट लोगों से हमने थ्योरी लिया है फिजिकल केमिस्ट्री में, बहुत सारे बायोलॉजी लोगों ने हमें बायोकेमिस्ट्री में या फिर मेडिसिनल केमिस्ट्री में हेल्प किया है। तो ऐसा एक बैरियर तब नहीं था। तो हिस्ट्री के अगले सेक्शन में अगले अपने बहुत अच्छे किरदार हैं कोल्ब, जिन्होंने एक बहुत ही सिग्निफिकेंट कंपाउंड, बहुत ही सिग्निफिकेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड आग को सिंथेसाइज करके दिया था कोल्ब ने। तो ये कोल्ब कब आए थे भाई? उनका टाइमलाइन है 1845। ये टाइमलाइन वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं, अगर रहता है तो बहुत बढ़िया, नहीं रहता है तो कोई बात नहीं। तो अगर मैं आपको पूछूं कोई ऑर्गेनिक एसिड का बात बताओ, ऑर्गेनिक एसिड का नाम बताओ, उसके बारे में बताओ, तो आप में से 90% बच्चे बोलेंगे सर एक ऑर्गेनिक एसिड मुझे पता है, वो क्या है ना, 2 कार्बन वाला है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। तो कोल्ब ने पहली बार एसिटिक एसिड को सिंथेसाइज किया था लैब में, एसिटिक एसिड को लैब में सिंथेसाइज किया था, हाँ कि नहीं? तो यहाँ पर कोल्ब्स मेथड हमें पता चला। उसके बाद टाइमलाइन में चेंज आता है, ब्रेथलॉट की बारी आती है। ब्रेथलॉट भी एक सिग्निफिकेंट नेम है, अगर आप लोगों ने कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा होगा कहीं से तो ब्रेथलॉट के बारे में आप लोग सुने होंगे। तो ब्रेथलॉट आए अपने 1956 में और उन्होंने मीथेन को सिंथेसाइज किया मीथेन को सिंथेसाइज किया। ये मीथेन भाई क्या है? ये मीथेन क्या है भाई? गोबर गैस होता है, गोबर गैस का एक कंपोनेंट होता है मीथेन। मीथेन है अपना बेसिक 4 मेंबर। यहाँ पर देखिए कार्बन और हाइड्रोजन की केमिस्ट्री, C और H के साथ 4 बॉन्ड हैं, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है। मुझे टेट्राहेड्रल दिखाना था बट मैंने प्लानर दिखाया है तो ये गलत है, आगे हम उसके बारे में पढ़ेंगे, इसको वरी मत होइए। अभी हम चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डेफिनेशन पर और इसके बेसिक पर, और ज़्यादा हिस्ट्री जानने की जरूरत नहीं है। इसके बाद तो लाइन सी लग गई है, डिफरेंट साइंटिस्ट, डिफरेंट रिएक्शन, नेम रिएक्शन, हज़ारों नेम रिएक्शन बनते गए, हज़ारों कंपाउंड्स बनते गए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की लाइन ही लग गई इसके बाद। ओके, तो होप आपको ये हिस्ट्री वाला सेगमेंट ऑर्गेनिक का बोरिंग नहीं लगा होगा और अभी तक आप बने रहे होंगे। अगर बने रहे हैं तो अभी चलते हैं डेफिनेशन के पार्ट पर। ये हिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चन आता है जो कि फ्रेडरिक हुलर के प्रोसेस से, अमोनिया यूरिया सिंथेसिस के प्रोसेस से 1-2 क्वेश्चन आता है। ब्रेथलॉट वाला क्वेश्चन आता है, मीथेन को पहले किसने लैब में सिंथेसाइज किया था। उसके बाद कोल्ब्स का एसिटिक एसिड वाला क्वेश्चन आता है। वाइटल फोर्स थ्योरी से क्वेश्चन आता है कि किसी ने वाइटल फोर्स थ्योरी दिया था और वाइटल फोर्स थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्या था। ओके, ये नॉर्मल लेवल क्वेश्चन है। नॉर्मल नीट जेईई मेन में तो ऐसा क्वेश्चन अभी नहीं आ रहा है, पुराने ज़माने में आता था। ओके, नॉर्मल नीट का लेवल का क्वेश्चन है, ये आ सकता है इसमें से कभी कभी, ऐसे भी आया है पहले हिस्टोरिकल क्वेश्चन ऑर्गेनिक से। ओके, तो अभी हम चलते हैं डेफिनेशन। आपको अगर कोई पूछे कि बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है तो आप डेफिनेशन देंगे। एक होगा मॉडर्न डेफिनेशन, एक होगा ओल्ड डेफिनेशन। ये जो ओल्ड डेफिनेशन हमें बताता है, ये कब का है ना सर? वाइटल फोर्स थ्योरी के पहले का डेफिनेशन है। तो तब क्या होता था? वाइटल फोर्स थ्योरी के पहले होता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑलवेज कम फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स बाय ए वाइटल फोर्स थ्योरी या फिर गॉड ड्रिवन थ्योरी, इसीलिए इसको वाइटल फोर्स बताया था वर्जेलियस ने। तो वहाँ से ऑर्गेनिक कंपाउंड OC बनता है। पर ये थ्योरी तो हमेशा के लिए सही नहीं रहेगा, क्योंकि ना हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में सिंथेसाइज कर दिया है भाई साहब। तो अगर लैब में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज कर दिया तो मॉडर्न डेफिनेशन जो आपने 10th में पढ़ा होगा, कोई भी 10th का 11th का बच्चा हमसे जुड़ा होगा, अभी फ्रेश पास आउट हुआ होगा, तो उसने यहाँ पर पढ़ा होगा कि जो मॉडर्न डेफिनेशन है क्या है? द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो नॉर्मली ये डेफिनेशन चल जाता है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, नॉर्मली ये डेफिनेशन चल जाता है। पर इसका भी कोई फ्लॉ है ना। कुछ कार्बन कंपाउंड्स हैं मेरे पास, जैसे कि ये तीनों,
और भी हैं बहुत सारे कंपाउंड। ये तीनों कंपाउंड को देखिए, ये है अपना कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है या इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है? अरे भाई इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है नॉर्मली, KCN। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है। आपको पता है क्रिस क्रॉस मेथड कैसे बनाते हैं मॉलिक्यूल, तो ये भी पोटासियम सियानेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। सिमिलरली ये है कैल्शियम कार्बाइड, और आपको पता है कि भाई कार्बाइड एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आता है, यहाँ पर देखिए कैल्शियम में +2 और 2 कार्बन है, तो यहाँ पर आएगा -1। ओके, ऐसे आप कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पर टोटल में कर सकते हो। ओके, -1 ही ले लो, C2 -2 ले सकते हो, या फिर एक कार्बन के ऊपर ओके C2 2- ले लो, ऐसे ले सकते हो। यह है अपना कैल्शियम कार्बाइड। कोई बात नहीं, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इनऑर्गेनिक के टीचर इसको आपको ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। तो ये है अपना पोटासियम सियानाइड। तो तब हमने इसी डेफिनेशन को डेवलप करने की कोशिश की, तो डेवलप्ड मॉडर्न डेफिनेशन। होप मेरा हैंडराइटिंग आपको दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो बड़ा बड़ा लिखेंगे, डेवलप्ड मॉडर्न डेफिनेशन। 1 मिनट में चेक करता हूँ हैंडराइटिंग सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, बहुत सही आ रहा है। तो डेवलप्ड मॉडर्न डेफिनेशन हमें क्या बताता है, डेवलप्ड मॉडर्न डेफिनेशन हमें बताता है, डेवलप्ड मॉडर्न डेफिनेशन हमें बताता है कि सर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, इट इज़ द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स and its derivative। तो ये वाला डेफिनेशन कुछ ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाता है। तो नॉर्मली जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो नॉर्मली हाइड्रोजन और कार्बन के बने होते हैं, या फिर उनके डेरिवेटिव, एक ऑक्सीजन जुड़ गया, एक नाइट्रोजन जुड़ गया, अमीन्स वगैरह में ऑक्सीजन जुड़ गया, एसिड वगैरह में ईथर, एसिड, एस्टर, इस सब में। तो वो सब तो हम आगे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अभी हम देखते हैं, तो ये सब हमने पढ़ा, अपने मॉडर्न डेफिनेशन तक हम पहुंच गए। तो ये मॉडर्न डेफिनेशन को आप दिमाग में डाल दीजिए, और ज़्यादा कुछ डेफिनेशन वगैरह रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं। आप लोग एप्लीकेशन पार्ट पढ़िए अभी से मेरे साथ, तो आप धीरे धीरे डेवलप कर पाएंगे, और जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाएंगे आपका डेवलपमेंट होता जाएगा। आपको कोई वरी होने की ज़रूरत नहीं है। ओके बच्चों, खाना पीना हुआ है सभी? तो पता नहीं ये वीडियो कब रिलीज होने वाला है या फिर कितने बजे आने वाला है, तो इसलिए मैंने आपको गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून कुछ नहीं बताया। तो चलिए आप देखिए, अपने मर्जी से सर की तरफ से एक विश ले लीजिए, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून जो भी आपको पसंद आए ले लीजिए। ओके, तो ये तो हो गया अपना डेफिनेशन का बात। बट ऑर्गेनिक कंपाउंड आता कहाँ से है भाई? हमने अभी पढ़ा फाइनल डेफिनेशन में, वहाँ पर एक हाइड्रोकार्बन होता है। तो हाइड्रोकार्बन के मेन कंपोनेंट कौन होते हैं? एक होता है कार्बन एटम, एक होता है हाइड्रोजन एटम। तो आपने तो पीरियोडिक टेबल पढ़ लिया है, मुझे इसके बारे में आपको कुछ ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो जितना बेसिक चीज़ ज़रूरत है मैं लिख लेता हूँ। 6 12 ये होता है इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर। सिमिलरली ये हम लेते हैं, प्रोटियम ले सकते हैं और ड्यूटेरियम भी ले सकते हैं। एक आइसोटोपिक फॉर्म होता है, हेवी आइसोटोप। ओके, इसको हम ले सकते हैं और इसको भी ले सकते हैं। तो ये है अपना जाना पहचाना कार्बन। तो कार्बन के बारे में जानते हैं, कार्बन के कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ रिस्पॉन्सिबल हैं, कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ रिस्पॉन्सिबल हैं हमारा क्या देने के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड देने के लिए। एक होता है टेट्रावैलेंसी, कि एक कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से लग सकता है। कैसे लग सकता है अभी बताऊंगा। फिर कैटेनेशन, टेट्रावैलेंसी और कैटेनेशन। अगर मैं थोड़ा तेज हो रहा हूँ तो कमेंट में बताइए, अगले क्लास से स्लो कर देंगे। अगर स्लो हो रहा हूँ तो कमेंट में बताइए, अगले क्लास से स्पीड कर देंगे। कोई बात नहीं, आपका विश है, आप देख रहे हो वीडियो तो आपको बताना चाहिए कि क्या सर हो सकता है। ओके, तो अभी देखिए हाइड्रोजन की तरफ से ऐसे ही, ये है इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इसका मास नंबर। यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन आ जाता है, +1 न्यूट्रॉन यहाँ पर आता है, तो ये हो जाता है 2। +1 न्यूट्रॉन यहाँ पर आता है और ये हो जाता है 2। तो देखिए कार्बन के बारे में हमें और क्या क्या जानना है सर। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 2p2 सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई। 1s2 2s2 2p2। तो इसको अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा एटॉमिक में, तो ऐसे हम आउटर ऑर्बिटल को ड्रॉ करते हैं। 1s को तो छोड़िए, ये बनता है 2s ऑर्बिटल। एक अगर एटॉमिक नहीं पढ़ा है तो आप चैनल में जाके देख सकते हैं एटॉमिक का वीडियो। और ये है 2p। तो यहाँ पर देखिए, ये है अपना ग्राउंड स्टेट। यहाँ पर s में पेयर्ड होता है 2 इलेक्ट्रॉन, ये है नॉर्मल ग्राउंड स्टेट।
इसको हमने एक्साइट किया, एक्साइट कैसे करें, या फिर एनर्जी देके करें, कुछ भी देके करें। तो एक्साइट जब किया, एक्साइटेड स्टेट तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है ना, ही जो S वाला पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके p ऑर्बिटल में चला जाता है, बिकॉज यहाँ पर एक एम्प्टी वैकेंट p ऑर्बिटल है उसके पास। तो जब एक्साइट होते हैं हमें 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स मिलते हैं, और ये जो 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल खुद में मिलके हाइब्रिडाइज 4sp3 ऑर्बिटल्स बना सकते हैं। अगर इनकमिंग एटॉम आता है तो, इनकमिंग हाइड्रोजन या फिर कोई भी एटम आता है तो ये sp3 ऑर्बिटल्स बना के 4 अकोमोडेट कर सकते हैं। अगर डबल बॉन्ड हुआ तो वैसे यहाँ पर एक बॉन्ड घटेगा, तो कोई बात नहीं, इसके बारे में आप धीरे धीरे सीखेंगे। तो अभी देखिए ये है कार्बन का टेट्रावैलेंसी का रीज़न, बिकॉज कार्बन, ये जो कार्बन होता है एक ऐसी जगह ठहर गया है। यहाँ पर देखिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमें 4 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, या फिर ऑक्टेट से डुप्लेट तक आने के लिए, ऑक्टेट से डुप्लेट तक आने के लिए हमें 4 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। जो 4 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो ये हो जाएगा C+4। यहाँ पर ऑक्टेट बनाने के लिए हमें जो 4 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा ये हो जाएगा C-4। तो देखिए आपने अगर थोड़ा सा भी आयनाइजेशन एनर्जी वगैरह का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो किसी भी एटॉम से 4 इलेक्ट्रॉन लेना या फिर उसको 4 इलेक्ट्रॉन देना ज़बरदस्ती, ये बहुत ही मुश्किल होता है भाई अपने एटॉमिक लेवल पे। तो हम ये नहीं करते। तो कार्बन प्रीफर करता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, लिखिए क्वेश्चन आता है, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, लिख चुकी आप लिखिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में। कार्बन हाइड्रोजन के बारे में पता चला, टेट्रावैलेंसी क्यों होता है पता चला। अरे जल्दी जल्दी कर दिया, ये वाला पार्ट आपको पता है सबको। अगर पता नहीं है तो आप पूछ सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में, क्या आपको एक्स्ट्रा जानना है इसके बारे में। अगर कोई अच्छा क्वेश्चन मिले, कोई भी अच्छा बुक मिले। तो बुक्स के बारे में बात किए, अभी बुक्स के बारे में याद आ गया। कल ही एक बच्चे ने मैसेज किया था, सर कौन सा बुक में प्रीफर करूँ। अभी मैं 10th से 11th आया, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए स्पेशली मैं प्रीफर करूँगा अपना बेसिक बुक होना चाहिए एनसीईआरटी का एक केमिस्ट्री का बुक आता है, 2 पार्ट में आते हैं 11th के लिए, 2 पार्ट में आते हैं 12th के लिए। वही होना चाहिए अपना बेसिक, अपना भगवान केमिस्ट्री के लिए, किसी भी एंट्रेंस को फोड़ने के लिए। ओके, इवन इफ यूपीएससी तक। फिर उसके बाद और हमारा क्या आता है ना, एक ओपी टंडन का बुक होता है और एक आर्यहंत का भी बुक होता है। आर्यहंत का बुक का मुझे पता नहीं, नीट का अलग होता है, जेई का अलग होता है। ये दोनों अच्छे हैं, ओपी टंडन अच्छा है, आर्यहंत अच्छा है। अगर आपके पास कोई भी स्टैंडर्ड बुक है ऑर्गेनिक का, MS चौहान हो, या फिर +3 के बच्चों के पास क्लेडेन हो, कैरोथर्स हो, या फिर मॉरिसन एंड बॉयड हो, वो सब चलेंगे। पर आपको ये 3 बुक अभी आपके पास, अब अगर आप तैयारी कर रहे हैं प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की, तो आपके लिए ये मस्ट है। ओके, आपके लिए ये मस्ट है। अगर आप अभी नहीं ले पा रहे हैं तो सॉफ्ट कॉपी ढूंढ लीजिए, किसी से PDF कलेक्ट कर लीजिए, कोई बात नहीं। अभी तो लॉकडाउन का मौसम है, आप कुछ भी कलेक्ट करके अपना काम चला सकते हैं। पढ़ना चाहिए, NCERT बुक तो हमेशा सबके पास होना चाहिए। और मेरे ओपिनियन में बुक इतना मैटर नहीं करता। आप एक ही बुक पढ़िए, पर अच्छे से पढ़िए। 10 बुक एक बार पढ़ने से अच्छा एक बुक को 10 बार पढ़िए, उससे आपका कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी अच्छा होगा और आप फ्यूचर में ज़्यादा एक्सेल कर पाएंगे। ओके, तो चलते हैं अभी एक क्वेश्चन पर। क्या था वो क्वेश्चन? अगर किसी ने बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन्स द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है ए, कोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा ऑप्शन है आयोनिक बॉन्ड। तीसरा ऑप्शन है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, चौथा ऑप्शन है बोथ ए एंड सी। चौथा ऑप्शन है बोथ ए एंड सी। तो यहाँ पर अगर कोई भी लेमैन आया हमारा बच्चा, तो वो तो बता देगा कि सर कोवैलेंट बॉन्ड है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर है। पर यहाँ पर एक ट्रिक होता है, भाई देखिए, ये जो ऑप्शन सी भी है ये भी पीछे नहीं है। किसी कोऑर्डिनेट ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड आता है, तो यहाँ पर आप ए और सी को बोथ लगाएंगे, या फिर आपके पास एक स्पेशल ऑप्शन है डी, तो ये दोनों को आप मिटा देंगे भाई, ये दोनों को आप मिटा देंगे
और आंसर लगाएंगे अपने डी को, बोथ ए एंड सी को। तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, क्या एग्जाम्पल ऑफ अलीसाइक्लिक कंपाउंड, एक अलीसाइक्लिक कंपाउंड का एग्जाम्पल दीजिए। अलीसाइक्लिक के बारे में अभी नहीं पढ़ा है, तो क्लासिफिकेशन वगैरह अगर खत्म हो गया उसके बाद हम अलीसाइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड, नॉन साइक्लिक कंपाउंड, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, ये सब के बारे में क्लासिफिकेशन में अभी पढ़ने वाले हैं। तो हमारा गेम कहाँ तक गया था? क्वेश्चन मिटाता हूँ, एक क्या 10 सेकेंड ले लो, क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, फिर मिटाते हैं। होपफुली मैं ज़्यादा फास्ट नहीं हो रहा हूँ। बच्चों का हमेशा कंप्लेन रहता है कि सर आप ज़्यादा फास्ट हो रहे हैं, और हाई लेवल तो बिल्कुल नहीं है, ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है। ओके, ये जो वीडियो है सब देख सकते हैं, बीएससी के बच्चे भी देख सकते हैं जिनको अपना बेसिक कॉन्सेप्ट सही करना है। कोई 10th में है, अपना एक्स्ट्रा पढ़ना चाहता है एनटीएससी वगैरह के लिए, या फिर जेईई एडवांस का कोर्स के लिए अभी से प्रिपेयर होना चाहता है 9-10 से, तो वो भी देख सकता है। और अपने 11th 12th और नीट के बच्चे तो बिल्कुल ये देख सकते हैं। अपने 11th और 12th के नीट के बच्चे तो बिल्कुल ये देख सकते हैं। अपने 11th 12th और नीट के बच्चे तो बिल्कुल ये देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हम क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो कार्बन के बारे में हम बात कर रहे थे। आपको कार्बन का वैलेंसी पता था, उसके बाद कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखे, टेट्रा वैलेंसी क्यों होता है देखे। तो ये टेट्रा वैलेंसी एक रिस्पॉन्सिबल है, ये टेट्रा वैलेंसी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कार्बन का। और ये है कैटेनेशन, ये भी एक रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए। तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी नॉर्मली ग्रुप 14 में देखा जाता है। हमारा इंग्लिश लेटर से, अगर इंग्लिश नंबर से अगर हम ग्रुप बनाएं पीरियोडिक टेबल में, तो ग्रुप 14 में देखा जाता है। और यहाँ पर कार्बन में मैक्सिमम देखा जाता है। कार्बन के पास एक जादुई पावर होता है, वो बहुत सारे मतलब 100s ऑफ कार्बन्स को एक साथ अपने साथ जुड़ सकता है। नंबर 1 से लेकर 100-200 तक जोड़ सकता है एक साथ, अपने साथ कार्बन्स को जोड़ के एक लंबा चेन बना सकता है, एक लंबा चेन बना सकता है। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। और कैटेनेशन प्रॉपर्टी थोड़ी थोड़ी अमाउंट में सिलिकॉन में भी होता है, थोड़े थोड़े अमाउंट में सिलिकॉन में भी होता है। तो ये दोनों हैं अपने कैटेनेटिंग। और जहाँ पर भी होता है आप देख लीजिएगा, गूगल से सर्च कर लीजिएगा, डोंट वरी। ओके, इतना डाटा मैं आपको देके आपका दिमाग नहीं खराब करना चाहूँगा। तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी की वजह से, और यहाँ पर टेट्रा वैलेंसी तो सेटिस्फाई होगा ही होगा, ऊपर एक नीचे एक, ऊपर एक नीचे एक, ऊपर एक नीचे एक, तो टेट्रा वैलेंसी सेटिस्फाई होगा ही होगा। तो मैंने अभी बताया कि कार्बन में आता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जब हम 4 बॉन्ड बनाते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा सर? टेट्राहेड्रल होगा। तो उसी स्ट्रक्चर पे अभी हम चलते हैं। ये जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है उसी स्ट्रक्चर पे अभी हम चलते हैं। तो अपना कार्बन है सेंटर में, बहुत सुंदर सा कार्बन मैंने बनाया। ओके, तो यहाँ पर जो 2 बॉन्ड होते हैं, एक टेट्राहेड्रॉन हमें बनाना है, तो यहाँ पर जो 2 बॉन्ड होते हैं वो होंगे प्लेन में, और एक बॉन्ड होगा इनटू द प्लेन ऑफ हमारा जो व्हाइट बोर्ड है, या फिर आप पेपर में बना रहे हैं तो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। और ये जो एक बॉन्ड होगा आउटसाइड द, या फिर आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, या फिर टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। तो लिखिए लिखिए लिखिए, इसको बोलते हैं हम डैश्ड वेज। इस चीज़ को हम बोलते हैं, ये कार्बन है sp3 वाला, इसको हम बोलते हैं डैश्ड वेज। ये होता है इनटू द प्लेन, और भी हम इसे बोल सकते हैं अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। अरे आपसे दूर जा रहा है, प्लेन के अंदर जा रहा है, ये होता है डैश्ड वेज। वन मोर टाइम, आपसे दूर जा रहा है, प्लेन के अंदर जा रहा है, ये होता है डैश्ड वेज, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। और ये वाला क्या होता है? सॉलिड वेज। बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, सॉलिड वेज। ये सॉलिड वेज होता है, आपके तरफ जाता है। वन मोर टाइम, आपके तरफ जाता है ये सॉलिड वेज। और ये होता है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, आपके तरफ जाता है, और ये होता है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ये होता है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ओके, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर इसके बारे में और कुछ ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं। ये दोनों होते हैं प्लेन में, ये होता है आउटसाइड द प्लेन, और ये होता है इनटू द प्लेन। वन मोर टाइम रिपीट नहीं करेंगे, बहुत बार वन मोर टाइम कर चुके हैं। तो समझ आ गया होगा आपको भाई साहब, ये सब आपको समझ आ गया होगा।
तो अभी हम चलते हैं कार्बन के बॉन्डिंग तक। हमने तो कार्बन का स्ट्रक्चर जान लिया, भाई हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर बिल्कुल बेसिक है, वो एक सीधा साधा इंसान है, एक ही बॉन्ड बना सकता है, वहाँ पर टेट्रावैलेंसी टेट्रावैलेंसी का फंडा नहीं है, वो एक ही इलेक्ट्रॉन अपना जो है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करके दूसरे से एक शेयरिंग इलेक्ट्रॉन लेके वो क्या हो सकता है ना H2 डुप्लेट बन जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके डुप्लेट या फिर डबलेट बन जाता है, तो वो स्टेबल हो जाता है, उसको इतना कुछ फंडा नहीं करने की ज़रूरत है अपने लिए, तो वो अच्छे से स्टेबल हो जाता है। और यहाँ पर एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लग सकते हैं, एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लग सकते हैं। अपना जो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है CH4 मीथेन। ये बॉन्ड एंगल वगैरह कितना होगा भाई, आपको पढ़ाया है सर ने बॉन्डिंग में, 109.5 डिग्री, या फिर आप नॉर्मली लिख सकते हो 109.28 मिनट टू बी प्रिसाइज। ओके 109 डिग्री 0.28 मिनट टू बी प्रिसाइज। ओके, अगर आप नॉर्मली ऐसे लिखना चाहते हो तो 109.5 भी लिख सकते हो। तो ये हो गया आपने कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में बात। और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बारे में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, अगर ज़्यादा जानना है तो जाके अपना पीरियोडिक टेबल का लेक्चर देख लीजिए चैनल में, अभी अपलोड हो रहा है पीरियोडिक टेबल लेक्चर 3 लेक्चर 4, वहाँ पर जाके आप ये सब देख सकते हैं कैसे क्या कुछ होता है वहाँ पर। तो अभी हम चलते हैं बॉन्डिंग की तरफ। हाइब्रिडाइजेशन तो हमने पढ़ लिया, अभी हम चलते हैं बॉन्डिंग की तरफ। कार्बन में बॉन्डिंग कैसे होता है, दूसरे एटम्स के साथ कार्बन में बॉन्डिंग कैसे होता है। तो एक छोटा सा हेडिंग डालिए, उससे पहले स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। नहीं पहले बॉन्डिंग देखते हैं। तो शेप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, शेप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में पहला है 2D और दूसरा है 3D। तो आपको 2D मॉडल भी मिल सकता है टेट्राहेड्रल का, आप ऐसा एक कुछ मॉडल बना सकते हैं टेट्राहेड्रल शेप का, 4 बॉन्ड ऐसे हो गए। ओके रफली बना रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए, 4 बॉन्ड ऐसे हो गए, ये टेट्राहेड्रल बन सकता है, ऐसे कुछ यहाँ पर पीछे जाएगा। ओके ये टेट्राहेड्रल बन सकता है। अगर आपने 3D में बनाया उसी कार्बन को, मीथेन मॉलिक्यूल का एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, तो 2 रहेंगे प्लेन में H H, और यहाँ पर डैश्ड में रहेंगे H और वेज में भी रहेगा H। तो समझ रहे हैं आप 3D स्ट्रक्चर और 2D स्ट्रक्चर के बीच डिफरेंस। अगर आप एक गसियन नाम का एक वेबसाइट है वहाँ पर जाएंगे तो आप वहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं 3D स्ट्रक्चर कैसे हम बनाते हैं। अपने बुक में जो आप लोग अच्छे सुंदर 3D स्ट्रक्चर देखते हो तो उसके पीछे मेहनत लगता है भाई, हम बनाते हैं बैठ के वो सब 3D स्ट्रक्चर डिफरेंट कंपाउंड्स का। ओके तो यहाँ पर देखिए CH4 मीथेन का 3D स्ट्रक्चर हमें मिला, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, बॉन्ड एंगल आपको पता है 109 डिग्री 0.28 मिनट। ओके बहुत बढ़िया। तो सॉलिड वेज, डैश्ड वेज, ये सब के बारे में हमें पता चल गया। तो अभी शेप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में सर टेट्राहेड्रल क्या सिर्फ होगा? नहीं होगा। जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो वहाँ पर अपना हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया तो हम क्या करेंगे, अपना बॉन्ड का शेप चेंज करेंगे। तो देखिए क्या होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो एक आपको मैं पॉइंट लिखाना चाहता हूँ अभी, क्या होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और कैसे उनके से स्ट्रक्चर क्या बनते हैं, ज्योमेट्री क्या होता है और शेप क्या होता है। एक टेबल सा अभी बनाते हैं, उसमें कॉलम्स रखते हैं, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन सीन। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यूज, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यूज्ड। ओके हैंडराइटिंग सही आ रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यूज, हैंडराइटिंग सही आ रहा है। ओके अनयूज्ड p ऑर्बिटल्स। देखिए s ऑर्बिटल हमेशा यूज होगा, जो p ऑर्बिटल है बाकी रह सकता है कभी कभी। अनयूज्ड p ऑर्बिटल्स, उसके बाद वन मोर टाइम बॉन्ड एंगल। ओके ज़्यादा कॉमेडी नहीं करेंगे क्लास में, ये मेरा पुराना आदत है कॉमेडी करना क्लास में। तो देखिए ज्योमेट्री, फिर परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर, तो यहाँ पर हम बनाएंगे ये टेबल को सक्सेसफुल। तो देखिए कितने हो गए कलम, 1 2 3 4 5 6
तो देखिए टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में पहला टाइप क्या होता है, sp3 होता है। और sp3 कैसे बनता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो सकता है भाई sp3। और यहाँ पर देखिए sp2 होता है, sp2 होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है sp2। तो यहाँ पर देखिए sp3 में 2 केस आते हैं, sp3 में 2 केसेस आते हैं। एक होता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और एक होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दोनों तरफ से। एक कार्बन को दोनों तरफ से अगर डबल बॉन्ड लगे तो वो भी अपना sp3 का केस आता है। तो ये अपना पहला रो हो गया कॉलम का, ये अपना पहला रो हो गया कॉलम का। मैं सिर्फ कार्बन का हाइब्रिडेशन के बारे में बता रहा हूँ, हाइड्रोजन में कोई हाइब्रिडेशन नहीं होता, वो नॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल से s ऑर्बिटल से वहाँ पर बनाता है बॉन्ड। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यूज, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स यूज, sp3 में कितने ऑर्बिटल्स यूज होते हैं, 4 sp3 ऑर्बिटल बनाने के लिए हम यूज करते हैं 1s और सब p ऑर्बिटल्स को 3p ऑर्बिटल्स, 1s + 3p। Similarly, okay, let me make the table first. Similarly, आपको होप कि आपको ये नीचे सब दिखाई दे रहा है, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो कमेंट में बताइए भाई, बताइए। ओके, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, 1s and 2p ऑर्बिटल्स। नीट के बच्चे ध्यान से देखिए, जेई के बच्चे, और यहाँ पर 1s and 1p ऑर्बिटल, यहाँ पर 1s and 1p ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ p ऑर्बिटल्स कितने बच गए थे भाई, 3 p ऑर्बिटल थे, 3 यूज हो गए, तो ये 0 बचा। यहाँ पर कितने बचे, 1 बचा, यहाँ पर 2 बचा। तो वेरी इजी है कि नहीं है टेबल, वेरी इजी है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ बॉन्ड्स वो फिर सिग्मा कितने, पाई कितने, अभी ये पढ़ा रहा हूँ। ये वाला लाइन टेबल का ध्यान रखिए, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर में भी, नॉर्मल में भी। तो यहाँ पर जो 4 बॉन्ड होंगे वो 4 सिग्मा होंगे, 0 पाई होगा, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, तो यहाँ पर देखिए बॉन्ड्स, यहाँ पर भी 4 बॉन्ड बनाएगा एक कार्बन, तो कार्बन तो हमेशा 4 ही बॉन्ड बनाता है, पर यहाँ पर 3 जो सिग्मा होंगे, जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, 3 सिग्मा बनेंगे हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। और ये जो पाई बॉन्ड बनेगा हाइब्रिडाइजेशन की वजह से नहीं बनता, वो ये जो अनयूज्ड p ऑर्बिटल है इसी के साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से बनता है पाई बॉन्ड, तो ये होगा एक पाई बॉन्ड। सिमिलरली अभी इसके ऊपर क्वेश्चन दे दूंगा बेटा, लिख के लाया हूँ आपके लिए, क्वेश्चन दे दूंगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बनेगा, 2 सिग्मा और 2 पाई, वेरी गुड, 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड, वेरी गुड। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अभी चलते हैं हम ज्योमेट्री की तरफ। अभी हमने बताया ये तो है टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल छूट गया भाई, यूज्ड p ऑर्बिटल्स, ये है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, यहाँ पर एक कॉलम बना दीजिए और बॉन्ड एंगल नीचे लिख लीजिए। बॉन्ड एंगल ये क्या होता है, sp3 का आपको मैंने अभी बताया, टेट्राहेड्रल में होता है 109 डिग्री पॉइंट 28 मिनट, या फिर आप लेस प्रिसाइज होकर लिख सकते हैं 109 डिग्री पॉइंट 5। ओके, ये होता है 120 बिकॉज यहाँ पर आता है ट्राइगोनल प्लानर। अरे भाई यही सिर्फ 3D होता है, बाकी ये दोनों 2D होते हैं। यहाँ पर होता है ट्राइगोनल प्लानर। और लीनियर में तो आपको पता है, एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आसानी से ये टेबल आप अपने कॉपी में कर सकते हैं भाई, करिए अपने कॉपी में। तो परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर 25%। देखिए यहाँ पर 100% में से 3 p ऑर्बिटल हैं, वो 75% ले रहे हैं, और एक एस ऑर्बिटल अपना ले रहा है 25%। सिमिलरली यहाँ पर एस कैरेक्टर परसेंटेज कितना होगा, 33.33%। और यहाँ पर एस कैरेक्टर का परसेंटेज कितना होगा, 50%, बिकॉज एक एस 50-50 डिवाइड हो रहा है 50%। बहुत बढ़िया। तो अभी हम डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, आपको उल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड गिनने को भी दे सकता है, या फिर आपको पूछ सकता है कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे बनेगा। मैं थोड़ा 1 मिनट साइड ले लेता हूँ, आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप चाहे तो वीडियो पॉज करके, यहीं पर वीडियो पॉज करके आप इसे लिख सकते हैं। थोड़ा सा साइड हट जाता हूँ। तो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कैसे अपना जो सिग्मा बॉन्ड है, कैसे पाई बॉन्ड है, किस के साथ ओवरलैप के होता है, और उसके ऊपर से क्या क्या क्वेश्चन हमें आ सकता है। एक तो क्वेश्चन आ सकता है, हमें एक मॉलिक्यूल दिया रहेगा, वहाँ पर नंबर ऑफ सिग्मा और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड गिनना होगा। ओके, नंबर ऑफ सिग्मा और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड गिनना होगा। तो उसे गिनने के लिए हमें पढ़ना होगा कैसे हम मॉलिक्यूल्स को स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ पर 3 टाइप के स्ट्रक्चर हैं, उसको पढ़ के वहाँ पर जंप करेंगे। पहले उसको पढ़ लेते हैं, वहाँ पर जंप करेंगे। और एक टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, हमें एक कंपाउंड दिया रहेगा, वहाँ पर हमें सिग्मा और पाई बॉन्ड दिखाए गए होंगे, और हमें ये वाला जो थ्योरी है इसे डाल के ये वाला टेबल में ये पॉइंट चौथा
5 6, ये चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ओके, ये पहला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये दूसरा या फिर पहला पॉइंट लगा के हम निकाल सकते हैं कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कितने नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड है, वहाँ पर कैलकुलेट करके बड़े बड़े मॉलिक्यूल का जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता चलेगा। तो आपको पहला एग्जांपल हम दिखाते हैं बेंजीन का। उससे पहले हम देखते हैं कैसे हम स्ट्रक्चर लिख सकते हैं और कैसे ये बॉन्ड सारे बनते हैं। ये सब थ्योरी खत्म करने के बाद हम क्वेश्चन का बौछार लगा देंगे। आज ये सब थ्योरी खत्म करने के बाद क्वेश्चन का बौछार लगा देंगे। होप आप लोगों ने टेबल खत्म किया है। ये बेसिक वर्ड किसने हटा दिया? मैंने हटा दिया क्या? अभी बेसिक चल रहा है, बेसिक चल रहा है, बेसिक चल रहा है, पर ये बेसिक नहीं है। कई लोगों के लिए ये नीट का सपना होता है, जो इसमें से एक 4 मार्क का क्वेश्चन आता है। अगर आप इसको गलत करते हो ना, आपका 5 मार्क माइनस हो जाएगा जो आप इजीली गेन करने वाले थे। तो आपकी ऑल इंडिया रैंक नीचे खिसक जाएगी 1000 से या फिर 100 से या फिर 500 से। आपके टोटल स्कोर के ऊपर वो डिपेंड करता है, आपके टोटल स्कोर के ऊपर वो डिपेंड करता है। तो अभी शुरू करते हैं। क्या मैं पढ़ाने वाला था कि सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे बनाते हैं। तो नॉर्मली देखिए, सिग्मा बॉन्ड धीरे धीरे पढ़ाऊंगा ये वाला पार्ट। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड, पहला पॉइंट, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय लीनियर ओवरलैपिंग ऑफ वन s एंड s ऑर्बिटल, एक s और दूसरे s ऑर्बिटल का लीनियर ओवरलैपिंग। अरे एक कार्बन और दूसरे कार्बन के, ओके, s का लीनियर ओवरलैपिंग में बन सकता है। ये sp के लीनियर ओवरलैपिंग में भी सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। तो s एंड px py pz, अगर आपने थोड़ी सी भी एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ी है तो आपको पता होगा कि एक p ऑर्बिटल में जो 3 ऑर्बिटल हैं उनको हम नाम देते थे, एक p स्ट्रक्चर में जो 3 ऑर्बिटल हैं उनको हम नाम देते थे px py एंड pz। तो ये तीनों कैसे अरेंज होंगे? लीनियर ओवरलैपिंग में होंगे। तो यहाँ पर भी बनेगा सिग्मा। और एक पॉइंट लिखिए, और एक पॉइंट, वन मोर टाइम, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और देखिए लीनियर ओवरलैपिंग अगर p किसी भी p ऑर्बिटल्स px py के साथ, ओके, px ऑर्बिटल, एक्सियल ऑर्बिटल्स px ऑर्बिटल, यहाँ पर आपको पता है कि एक्सियल है px, तो एक्सियल ऑर्बिटल px ऑर्बिटल अगर लीनियर ओवरलैप होते हैं तो ये भी बनाएगा अपना सिग्मा बॉन्ड। और जब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अपने में बॉन्ड बनाते हैं, वो पाई बॉन्ड कभी नहीं बनाते। ये दिमाग में रखिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाते। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जब अपने आप में बॉन्ड बनाते हैं तो ये भी बनाते हैं सिग्मा बॉन्ड। सिमिलरली अगर s ऑर्बिटल, बैकग्राउंड नॉइज अगर आ रहा है तो थोड़ा सा सह लीजिए, क्या है, बच्चे टीवी देख रहे हैं बाहर, ओके, डोंट वरी, सह लीजिए। s ऑर्बिटल्स के साथ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, s ऑर्बिटल के साथ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अगर कंबाइन करें तो ये भी बनाता है अपना क्या? सिग्मा बॉन्ड। वन मोर टाइम इसे आप स्टार मार्क कर दीजिए। सिग्मा बॉन्ड कैसे कैसे बनता है बॉन्डिंग में, इसको आप सारा आपको अच्छे से पढ़ाएंगे आलोक सर जो हमारे हैं। पर यहाँ पर आप मुझसे भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए, मैं जितना जानता हूँ आपको दे देता हूँ। और सर से पढ़ना हाई लेवल का, बिल्कुल हाई लेवल का बॉन्डिंग पढ़ा चुके होंगे शायद, ये पार्ट मैंने देखा नहीं, ओके। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है ना? एक्सियल ओवरलैपिंग में बनता है। यहाँ पर ओवरलैपिंग का परसेंटेज ज़्यादा होता है और ऑब्वियसली ये बॉन्ड है एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, पाई बॉन्ड से तो स्ट्रॉन्ग ही है, तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ओके। तो लिख लीजिए ये वाला अपना पार्ट सिग्मा बॉन्ड के लिए, फिर हम पाई बॉन्ड में जाएंगे। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही लेंदी हो चुका है अभी तक और लेंदी नहीं करना चाहेंगे, एक घंटे के अंदर वाइंड अप करेंगे, ओके। तो पाई बॉन्ड लिखिए, पाई बॉन्ड लिखिए। उसके बाद हमें क्या कराना था भाई? उसके बाद हमें कराना था क्वेश्चंस, और उससे पहले हमें दिखाना था डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स। आज इतना ही ख़त्म हो पाएगा। मैंने सोचा था क्लासिफिकेशन आज ख़त्म कर दूंगा, पर आज क्लासिफिकेशन और फंक्शनल ग्रुप नहीं हो पाएंगे लग रहा है। तो पाई बॉन्ड कैसे बनता है? पाई बॉन्ड कभी हाइब्रिड ऑर्बिटल से नहीं बनता। पाई बॉन्ड फॉर्म होता है, पहला साइड वाइज लिखिए, साइड वाइज ओवरलैपिंग, वी है साइड वाइज ओवरलैपिंग। किसके के साथ ओवरलैपिंग होता है? एक पी जेड, यही दोनों ही ऑप्शन है हमें
पाई ऑर्बिटल्स बनाने के लिए, पाई बॉन्ड बनाने के लिए। बिकॉज px तो होता है एक्सियल ऑर्बिटल, वो तो साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं कर सकता, वो तो हमेशा लीनियर ओवरलैपिंग करेगा। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग के लिए यही दोनों ऑप्शन है, ये दोनों साइड वाइज ओवरलैप करके बनाएंगे अपना सिग्मा बॉन्ड। ये लिख लीजिए, बहुत ही बेसिक नॉलेज है, बहुत ही बेसिक नॉलेज है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्ड करना चाहता है, बीएससी के लिए हो, 10th के लिए हो, +2 के लिए हो, मेडिकल जेई वगैरह के लिए हो, जो अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। और बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पार्ट तो हर जगह एप्लीकेबल होता है, जो अपने टोटल केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। जब आप पढ़ेंगे रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स और डिफरेंट रिएजेंट्स के बारे में, तो तब ये बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा। वहाँ पर होमो लिमो के बाद में आप पढ़ेंगे, तो वहाँ पर ये वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये आप अच्छे से डिस्कस कर लीजिए, ये आप अच्छे से डिस्कस कर लीजिए। ओके, माइक इज़ ऑन। इतने दूर के बाद माइक की बात कर रहे हैं सर, क्या वीडियो अभी तक म्यूट में चल रहा है? अगर चल रहा होगा ना भाई, सारा मेहनत बेकार जाएगा, सारा मेहनत बेकार जाएगा अगर म्यूट में चल रहा होगा तो। देखते हैं, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो। तो अपने पुराने बच्चे जो देख रहे हैं, तो बहुत दिनों के बाद आपसे मिल रहे हैं भाया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑफलाइन तो नहीं मिल सकते। पहले तो बहुत सारे मतलब फिस्ट कर दिए हमने जनवरी फरवरी में, तो अभी आपका रिजल्ट का वेट है, अच्छा रिजल्ट आएगा। सीबीएसई के बच्चों ने इस बार अच्छा रिजल्ट किया है, तो आप लोग भी अच्छा रिजल्ट करोगे, टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए। और पैनिक होकर फ़ोन मत कीजिए बार बार भाई, फ़ोन मत कीजिए, अभी बता रहा हूँ। तो क्या, तो पाई बॉन्ड का कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं। जैसे हमने पढ़ा सिग्मा बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उसके बारे में हमने लिखा, तो अभी हम पाई बॉन्ड का कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं, पाई बॉन्ड का कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं। पाई बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें पहले लिखना है कि पाई बॉन्ड इज कंपैरेटिवली वीक देन सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड इज कंपैरेटिवली वीक बॉन्ड देन सिग्मा बॉन्ड एंड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ पाई बॉन्ड इज लोअर देन दैट ऑफ सिग्मा बॉन्ड। वीक देन सिग्मा बॉन्ड एंड डिसोसिएशन एनर्जी। अगर आप पाई बॉन्ड को तोड़ना चाहते हो तो इसका डिसोसिएशन एनर्जी भी वीक होगा, इज वीक देन सिग्मा बॉन्ड। वेरी गुड। तो यहाँ तक हमें अच्छे से समझ आ गया, यहाँ तक हमें अच्छे से समझ आ गया। तो आज के दिन में 7 क्लास लेने के बाद अभी आपका ये लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है। ओके, तो थोड़ा एनर्जी का कमी अगर हुआ भी तो क्या एडजस्ट नहीं कीजिए, बताइए कि सर आपका एनर्जी घट रहा है तो एनर्जी ड्रिंक पी के आइए, रेड बुल मार के आइए, ऐसा कुछ बोल सकते हैं आप कमेंट में, कोई बात नहीं, आपको फ्री है सब कुछ। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या बताया हमने, ऑल सिंगल बॉन्ड्स, ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स। तो ये क्वेश्चन में एप्लीकेबल होंगे। तो बिटवीन डबल बॉन्ड, ये अभी हमने टेबल में किया, डबल बॉन्ड्स में 1 सिग्मा एंड 1 पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में ऐसे ही आपको एक ही कार्बन को एक टाइम में कंसीडर करके गिनना होगा। ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड्स, ये भी लिख लीजिए, 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स, ये लिख लीजिए। अभी मैं एक क्वेश्चन दूंगा 2 मिनट के लिए, मैं 3-4 कंपाउंड दिखा दूंगा अभी भाई, टेंशन मत लो, इजी कंपाउंड सब दिखाऊंगा। ओके, मीथेन और डबल बॉन्ड वाला एक कंपाउंड दिखाऊंगा, ट्रिपल बॉन्ड वाला, सब बेसिक वाला कंपाउंड दिखाऊंगा। तो ओरी मत होइए। तो जो भी 10th के या फिर 11th के फ्रेशर्स बच्चे जुड़े हैं ना, तो वो थोड़ा वीडियो को पॉज कर करके भी देख सकते हैं, बिकॉज एक साथ इतना सारा कॉन्सेप्ट उनका दिमाग को बेहतर बनाने में सक्षम है। ओके, अरे भाई घटिया जोक नहीं मार रहा हूँ ये देखिए, ये क्या है अपना प्यारा मीथेन। तो ये प्यारे मीथेन में 4 जो ये बॉन्ड बने हैं, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तो आप इसके नीचे क्या लिखेंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड्स 0 पाई, और ये वाला देखिए यहाँ पर ओ शिट, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही बढ़ रहा है। तो अभी हम एक घंटे में क्लास को ख़त्म कर लेंगे भाई, ये वाला टॉपिक ख़त्म करके बॉन्डिंग करके स्ट्रक्चर वक्चर पढ़ के ख़त्म करेंगे, देखते हैं कितना जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, गिनिए 1 2 3 4, ये चारों हैं सिग्मा बॉन्ड्स, और यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड और एक ही पाई बॉन्ड है टोटल हमारा। तो लिखिए क्या, 5 सिग्मा बॉन्ड्स
समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर समझ नहीं रहे हो तो रिपीट करेंगे, बताइए ग्रुप में बताइए, अगले क्लास में रिपीट करेंगे। और 1 पाई बॉन्ड सिमिलरली यहाँ पर देखिए सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे हैं? सिग्मा सिग्मा सिग्मा, तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स और 2 पाई बॉन्ड्स, 3 सिग्मा बॉन्ड्स और 2 पाई बॉन्ड्स। बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये समझ आ गया। तो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। 2D में हम कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं और 3D में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका मैंने आपको हिंट थोड़ा पहले दे दिया है। तो अभी उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो 2D में 3 टाइप्स पढ़ेंगे और 3D में भी एक ही टाइप का कितना रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, डिफरेंट मॉडल्स हैं हमारा, उसके बारे में सिर्फ जानेंगे। उसके बारे में तो 3D के बारे में इतना कुछ नहीं पढ़ना है, 2D के बारे में ही पढ़ना है। ओके, एनर्जी अगर कम हो रहा है तो एनर्जी ड्रिंक ले लूँगा, डोंट वरी। स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओसी फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओपी नहीं भाई, ओसी। ओके, तो यहाँ पर 2D में पहला है कंप्लीट स्ट्रक्चर। आपको मैंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया, जैसे कि ले लीजिए इथेन का ही एग्जांपल लेते हैं। आप उसको ऐसा पूरा खोल के 10th के बच्चे के जैसा लिख रहे हो, 10th क्या 9th 8th के बच्चे के जैसा लिख रहे हो। ओके, ये है अपना कंप्लीट स्ट्रक्चर। फिर यहीं पर अगर आप इसे कंडेंस्ड करना चाहते हो, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, तो कंडेंस्ड स्ट्रक्चर में आप कैसे लिखोगे ना, ये जो 3 हाइड्रोजन को आप ऐसे नहीं दिखाओगे, सिर्फ ये कार्बन वाला बॉन्ड दिखाओगे, या फिर आप पूरा इसको सिंपली लिख सकते हो C2H6। ये हो गया अपना कंडेंस्ड फॉर्म। ऐसे ही इथाइन में कैसे आप दिखाओगे और एसिटिलीन में कैसे दिखाओगे? ओके, वेरी गुड। कंडेंस्ड फॉर्म और कंप्लीट स्ट्रक्चर में आपको डिफरेंस पता हो गया होगा। इसके बारे में आप जितना भी बुक फुक पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके बारे में डिटेल ज़्यादा करके वीडियो को लेंदी नहीं बनाते हैं। तो अभी हम चलते हैं अपने इम्पोर्टेंट पार्ट पे, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओसी के 3rd पॉइंट में। अगर नहीं लिखा था तो बैक जाके लिखो, मैं और एक बार आपके लिए तो नहीं लिखूंगा ना, तो वीडियो को वापस लेके खुद जाके लिखो। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, 3रा पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है भाई। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं? तो मैंने आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया ब्यूटेन, तो इसका आपको फार्मूला पता है C4H कितना 10। तो इसको आप बॉन्ड लाइन में कैसे लिखोगे? तो एक लाइन जो होता है ये कार्बन के बीच में बॉन्ड को जताता है, और ये जो आप एक सिंगल लाइन आपने ड्रॉ कर दिया, तो इस तरफ इस पॉइंट में एक मिथाइल ग्रुप होगा, इस पॉइंट में एक मिथाइल ग्रुप होगा। ये स्ट्रक्चर हो गया इथेन का। ओके, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर और एक आप लाइन लगाते हो, यहाँ पर और एक लाइन लगाते हो, तो ये जो डॉट्स हैं 3 कार्बन हैं, और ये टर्मिनल डॉट को हम सोचेंगे एक मिथाइल मॉलिक्यूल, एक CH3 ग्रुप सोचेंगे टर्मिनल डॉट को। थोड़ा इसे ध्यान देना होगा। टर्मिनल डॉट को हम सोचेंगे एक CH3, अरे सोचेंगे नहीं होता है, टर्मिनल डॉट को एक CH3 सोचेंगे। अगर स्पेसिफिक यहाँ पर मेंशन किया गया है कि नहीं भाई ऑक्सीजन लगा है डबल बॉन्ड में, यहाँ पर और कुछ लगा है, तो ये देखिए ये हमारा बन गया ब्यूटेन, ये हमारा बन गया ब्यूटेन। सिमिलरली अगर मैं आपको ब्यूटीन बनाने बोलूँ, 2 ब्यूटीन बनाने बोलूँ, तो ये बन गया अपना 2 ब्यूटीन। एक डबल बॉन्ड आपने बना दिया। यहाँ पर आप नंबर ऑफ हाइड्रोजन दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको यहाँ पर पता है कि अगर यहाँ पर 2 बॉन्ड इस तरफ बने हैं तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर 3 बॉन्ड एक कार्बन में, यहाँ पर इसी कार्बन में और इस कार्बन में 3 बॉन्ड बने हैं कार्बन के साथ, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन होंगे। ये आपको पता है बेसिक के साथ, बिकॉज कार्बन हमेशा टेट्रा वैलेंसी सेटिस्फाई करता है, कभी भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं लग सकता, टेट्रा वैलेंसी ही रहेगा। 5 बॉन्ड कार्बन कभी नहीं बनाता, 5 बॉन्ड कार्बन कभी नहीं बनाता। अगर 3 बॉन्ड बनाता है तो या फिर वो नेगेटिव में रहेगा या फिर पॉजिटिव में रहेगा, करके कुछ भी करके
अपने ये को सेटिस्फाई करता है। ओके, बॉन्ड लाइन इतने में ख़त्म नहीं हुआ, बॉन्ड लाइन इतने में ख़त्म नहीं हुआ, अभी और थोड़ा कुछ करेंगे। तो मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूँ, कीजिए। एक्सपांड करना तो आप जानते होंगे, तो आप ये वाला क्वेश्चन कीजिए, राइट बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ये इजी है भाई, सॉल्यूशन नहीं करूँगा, आप सिर्फ क्वेश्चन लिखिए, अगर नहीं आता है तो कमेंट में पूछिए। राइट बॉन्ड लाइन फार्मूला 1, 2, ये दोनों देखिए। तो इसके पहले क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, मैं लिखूँगा आपको कंडेंस फॉर्मेट में, CH3CHOH CH2CH2OH। तो ये एक डायोल जैसा है, तो आप इसको कंडेंस करके बॉन्ड लाइन में लिखने की कोशिश करेंगे। और फिर ये एक साइक्लिक कंपाउंड है मेरे पास। हाँ, क्वेश्चन आपके लिए अच्छे से क्रिएट करके लिया गया है, अच्छे क्वेश्चन जो कि आपके कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने में हेल्प करेगा आपको। ये दोनों का आंसर करने की कोशिश कीजिए, आधे सेकंड का, आधा मिनट का टाइम लीजिए और देखिए। नहीं तो मैं कर देता हूँ भाई आंसर, कोई क्यों बोले कि सर ने क्वेश्चन का आंसर नहीं किया हमारे लिए, सर ने ऐसा कोई क्यों बोले, तो हम कर लेते हैं। तो देखिए, ये तो आपको बेसिक लग रहा है, ऐसा आप स्क्वायर बना सकते हो, और डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए इस पोजीशन में एक ऐसा लाइन बना सकते हो। और यहाँ पर देखिए एक नॉर्मल लाइन लगा दोगे, डॉट, तो टर्मिनल डॉट को हमने मीथेन बोला था, तो मीथेन मॉलिक्यूल के लिए CH3 दिखाने की जरूरत नहीं है। पर ये वाला पार्ट क्या आप ऐसे छोड़ सकते हो, नहीं, ये अलग रिप्रेजेंटेशन दिखाएगा, तो यहाँ पर इसी OH को आपको लिखना पड़ेगा, बिकॉज ये एक मीथेन ग्रुप नहीं है, तो आप नॉर्मल डॉट नहीं छोड़ सकते। तो ये हो गया अपना दूसरे क्वेश्चन का आंसर। पहले क्वेश्चन का आंसर तो अभी तक सारे बच्चों ने निकाल लिया होगा, मैं क्या ज़्यादा करूँगा। तो ब्यूटेन का हमने जब बनाया है तो इसे बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जब हमने ब्यूटेन का बना लिया है तो इसे बनाने भी कोई दिक्कत नहीं होगी। कार्बन एटम्स कितने हैं? ना भाई 4 कार्बन एटम है, आखिर में एक OH लगा हुआ है, तो एक OH हो गया, ये कार्बन है 1 2 3 4, 4 कार्बन है। और इस पोजीशन में ये दूसरे कार्बन में देखिए, यहाँ पर सेकंड कार्बन में और एक OH ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर सेकंड कार्बन में और एक OH ग्रुप लगा हुआ है, लगा दीजिए। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के बारे में अपना फंडा क्लियर हुआ। तो थोड़ा देखिए, अगर आपको कुछ भी स्टैंडर्ड बुक से इसके ऊपर क्वेश्चन मिलते हैं तो कीजिए, नहीं तो मैं भी आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूँगा अगले सेशन में, आज तो नहीं हो पाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूँगा बॉन्ड लाइन के ऊपर। अगर लिखा नहीं है तो पीछे जाके पॉज करके लिख सकते हैं, ओके। अभी देखते हैं 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। 3D में हम रिप्रेजेंट करते थे, पीछे अगर आपने मेरा वीडियो दिखा है तो 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन में हमने सॉलिड वेज देखा था और डैश्ड वेज देखा था। तो सॉलिड वेज में हम रिप्रेजेंट करते थे, डैश वेज में रिप्रेजेंट करते थे। सॉलिड वेज होता है आउटसाइड द पेपर या फिर आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर या फिर टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और डैश्ड वेज होता है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर या फिर अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, आपसे दूर जाता है भाई, आपको वो प्यार नहीं करता तो उसको हमने डैश्ड वेज में दिखाया है, और आपको जो प्यार करता है आपके तरफ आता है उसको हमने सॉलिड लाइन से दिखाया है भाई, और जो प्लेन में रहते हैं वो तो न्यूट्रल हैं, उसको हमने ऐसे लाइन से दिखाया है। और एक बार दिखा देता हूँ, तो ये आपसे प्यार नहीं करती, ये आपसे दूर जाती है, लड़कों के लिए जाती है और लड़कियां के लिए जाता है। और यहाँ पर ये आपसे प्यार करता है तो ये टुवर्ड्स आता है, आउटसाइड द प्लेन ऑफ अ पेपर आता है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर आता है, आपके तरफ आता है, और ये आवे और इनटू द प्लेन ऑफ पेपर जाता है, हमने देखा था डॉट क्रॉस का फंडा देखा था, इसे आप क्रॉस लिख सकते हैं, इसे आप डॉट लिख सकते हैं, अगर किसी ने फिजिक्स पढ़ा होगा तो ये छोड़िए, बायट सावर्ट लॉ थोड़ी ना पढ़ रहे हैं हम, ओके। तो 3D रिप्रेजेंटेशन में कुछ मॉलिकुलर्स मॉडल हैं, तो आपको कंपाउंड को 3D रिप्रेजेंट करने के लिए अभी तो नहीं पूछेगा। जेईई एडवांस में अगर कुछ बैठेंगे तो वहाँ पर आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछ सकता है, मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री में बता दूंगा कितना आपको ज़रूरी है, कितना पढ़ना। तो यहाँ पर थोड़े मॉलिकुलर मॉडल्स होते हैं 3D को समझने के लिए, जिससे हमने भी पढ़ा है, तो आप लोग अगर हायर केमिस्ट्री स्टडीज़ करोगे तो आप भी पढ़ोगे। तो पहला मॉडल होता है बॉल स्टिक मॉडल, ईजिली अवेलेबल रहता है मार्केट में। बॉल स्टिक मॉडल, इसी से ही सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छे टीचर्स होते हैं, पढ़ाते हैं इससे। आप इंटरनेट में भी देखेंगे, हम लोग भी बॉल स्टिक मॉडल लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके जो कॉम्प्लेक्स स्टीरियोकेमिस्ट्री लेक्चर्स को हम बॉल स्टिक मॉडल से ही पढ़ाएंगे। फिर ये वाला देखिए, दूसरा मॉडल होता है फ्रेमवर्क मॉडल।
फ्रेमवर्क मॉडल, तो फ्रेमवर्क मॉडल भी एक स्टैंडर्ड मॉडल होता है। आपके लिए मैं वीडियो पिन कर दूंगा कैसे ये सब मॉडल किए जाते हैं। मैं अमेरिकन वीडियोस आपके लिए नीचे पिन कर दूंगा, आप देख सकते हैं, या फिर खुद भी सर्च करके देख सकते हैं ये मॉडल कैसे होते हैं। ये आपके एंट्रेंस से रिलेटेड ज़्यादा नहीं है। पूछा जाता है कि 3D रिप्रेजेंटेशन किससे होता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द 3D रिप्रेजेंटेशन, ये तीनों ऑप्शन होंगे और ऑल ऑफ द अबव होंगे, तो आप मार सकते हैं, या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन आ सकता है। तो एक स्पेस फिलिंग मॉडल होता है, आप भी वो देख सकते हैं, गॉसियन सॉफ्टवेयर में ये सब मॉडल हम बनाते हैं, तो इसके बारे में आप आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आज का थ्योरी पोर्शन ख़त्म हुआ, यहाँ पर हमारा आज का थ्योरी पोर्शन ख़त्म हुआ। तो अभी हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे और 1 घंटे 5 मिनट के अंदर ये वीडियो को हम सम अप कर देंगे। 1 घंटे 5 मिनट के अंदर ये वीडियो को हम सम अप कर देंगे। 3 क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। आपका बहुत पेशेंस है, आप अगर यहाँ तक कोई भी पहुँचा है तो बहुत पेशेंस लेके पहुँचा है। मैं भला अपना क्वेश्चन वाला पेपर कहाँ रख दिया भाई, ओके ये वाला है। तो आपको ये वाला क्वेश्चन कीजिए, पहला क्वेश्चन कीजिए। पहले हमने बॉन्ड्स काउंट करना सीखा था ना, तो पहले मुझे बताइए बेंजीन में कितने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड होते हैं। बेंजीन आपको पता है ना, ऐसे दिखता है, और केकुले स्ट्रक्चर में आप लिख सकते हैं ऐसा। तो बेंजीन के बारे में मुझे बताइए कितने सिग्मा और कितने पाए हैं, और उसके बाद आप इस मॉलिक्यूल के बारे में बताइए। मॉलिक्यूल का नाम तो हम ये नहीं पढ़े हैं, तो हम नोमेनक्लेचर के बाद नाम पढ़ना सीखेंगे। तो यहाँ पर आप नंबर ऑफ सिग्मा नंबर ऑफ पाई हमें करके दिखाइए, नंबर ऑफ सिग्मा नंबर ऑफ पाई हमें करके दिखाइए। ये दोनों कर दिए ना, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। जितना लंबा मॉलिक्यूल होगा आप अभी कर पाओगे। जल्दी जल्दी कैलकुलेट कीजिए। वन मोर टाइम आपको पाई बॉन्ड सिर्फ देखना है, पाई बॉन्ड सिर्फ देखना है। पाई बॉन्ड को पहले लिखना है, फिर सिग्मा बॉन्ड को लिखना है। ये ट्रिक याद रखिए, पहले पाई बॉन्ड को लिखना है, फिर सिग्मा बॉन्ड को लिखना है। यहाँ पर पाई बॉन्ड आपको कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 पाई बॉन्ड। यहाँ पर पाई बॉन्ड आपको कितने दिख रहे हैं, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड हो गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके, पुराने बच्चे अगर देख रहे हैं तो आपके लिए मेरी तरफ से भाई साहब वाला डायलॉग छोड़ा जाएगा, भाई साहब वाला डायलॉग छोड़ा जाएगा। ओके, कॉपीराइट नहीं लगेगा, कॉपीराइट नहीं लगेगा, कॉपीराइट नहीं लगेगा, डोंट वरी। फिर सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं यहाँ पर देखिए, सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं, एच 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 एच, ये सब है ना। तो देखिए वन मोर टाइम, एच देखिए, ये सिग्मा बॉन्ड आप गिनना शुरू कीजिए। ये जो 6 कार्बन के बीच तो 6 सिग्मा बॉन्ड हमें साफ साफ दिख रहे हैं, पर ये जो एच वाले सिग्मा बॉन्ड हिडन थे, तो ये कितने हो गए, 12 सिग्मा बॉन्ड्स। वेरी गुड, खुद कर लीजिए भाई, अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 हाइड्रोजन होंगे ऐसे, 5 हाइड्रोजन होंगे ऐसे, और सिग्मा 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 लगाइए, 6 सिग्मा दिख रहे हैं अंदर, 6 सिग्मा 12, और यहाँ पर एक 13, टोटल 13 सिग्मा बॉन्ड्स और 5 पाई बॉन्ड्स। ये क्वेश्चन आपका आसानी से क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन आपका आसानी से क्लियर हो गया। 1 मिनट सोचिए, फिर अगले क्वेश्चन में चलेंगे जो कि हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड होगा। फिर अगले क्वेश्चन में चलेंगे जो कि हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड होगा। वन ए वन बी कर दीजिए इसे, 1A 1B कर दीजिए। अरे भाई कंसेप्ट समझना है हमें, अच्छे अच्छे कंसेप्ट को समझना है, कंसेप्ट में डीप जाना है, और मेरे पास जितना भी नॉलेज है मैं आपको अच्छे से दे दूंगा, अच्छे से दे दूंगा। उसके बाद आप कितना रिसीव करते हो, 80% 90%, अगर आप 50% भी रिसीव करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप 80-90% तक ग्रास्प कर पाते हो तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आपको मतलब और किसी से पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप डायरेक्ट जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। और देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना दिन का 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन केमिस्ट्री का लगाना मैंडेटरी रखिए, अगर आपको किसी भी प्री मेडिकल एंट्रेंस या फिर जेईई के एंट्रेंस को क्रैक करना है तो। अगर नहीं करना है, ऐसे ऐसे ज़िंदगी गुजार लेनी है तो मत कीजिए। ओके, अबे करने की कोशिश कीजिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मत कीजिए। फिर और एक क्वेश्चन देखते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर लिखिए भाई। नहीं, पहले हाइब्रिडेशन वाला करते हैं, ये वाला देखिए। यहाँ पर एक डबल बॉन्ड डाल दीजिए, यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड डाल दीजिए, तो ये हो गया H, और ये कार्बन के बारे में कुछ नहीं, यहाँ पर H, और ये हो गया CH2। तो मुझे बताइए कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3 के
हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3 के हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। आप सारे कार्बन के चाहें तो निकाल सकते हैं, पर 1 और 3 के बारे में मुझे बता दीजिए। यह है अपना क्वेश्चन नंबर 2। और तीसरा क्वेश्चन करेंगे, आज आपको छोड़ देंगे, फिर 3D स्ट्रक्चर वगैरह का क्वेश्चन नहीं करेंगे। आप खुद बुक से करिए, अगर अच्छा लगता है, कुछ अच्छे क्वेश्चन आपको मिलता है तो मुझे सेंड करिए, ओके। और उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन यहाँ पर कर देंगे वीडियो में। अगर आपको कुछ अच्छा क्वेश्चन नहीं मिलता है, आपसे हो जाता है, तो उसके ऊपर हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, ओके। तो ये देखिए, यहाँ पर आपको मैंने वो सिंपल टेबल में सिखाया था, क्या अगर एक डबल बॉन्ड रहा तो ये बन जाएगा sp2, बिकॉज बाकी सब सिग्मा बॉन्ड होंगे। और यहाँ पर देखिए, ये तीसरे यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो ये sp बन जाएगा। ये मॉलिक्यूल आपको कैसा दिख रहा है, देखिए सारे बॉन्ड्स हैं, sp2 है, ये sp है और ये sp है, तो ये मॉलिक्यूल एक प्लानर मॉलिक्यूल है। आपको ऐसे भी आप प्लानरिटी चेक कर सकते हो, ये मॉलिक्यूल एक प्लानर मॉलिक्यूल है। अगर कोई भी sp3 मॉलिक्यूल, sp3 कार्बन अंदर रह जाता तो ये मॉलिक्यूल नॉन प्लानर हो जाता, बिकॉज वहाँ पर 3D वेज और डैश वाला कॉन्सेप्ट आ जाता, ओके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आखिरी क्वेश्चन आज के दिन का या फिर रात का, जब आप वीडियो देख रहे हो आपके रेस्पेक्टिव से, ओके। तो आखिरी क्वेश्चन आज के सेशन का, जो कि आप होमवर्क लीजिए भाई, कमेंट में पोस्ट कीजिए खुद। होमवर्क मत लीजिए भाई, होमवर्क मत लीजिए। हेक्सान 3 ओन, आपने नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ा, बट मैं आपके 10th के नॉलेज के हिसाब से, या फिर कोई भी नॉलेज है आपके पास, 12th का नॉलेज है, उसके हिसाब से पूछ रहा हूँ। हेक्सान 3 ओन का आप बनाइए बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ओन मतलब कीटोन होता है भाई, इसके बारे में तो हम नहीं पढ़े, फंक्शनल ग्रुप वगैरह पढ़ेंगे भाई, टेंशन मत लीजिए, ये कर लीजिए। कीटोन ग्रुप होता है, हेक्सान मतलब 6 कार्बन एटम, 6 कार्बन्स। अरे अभी ऐसे आपको पढ़ा रहा हूँ बच्चों के जैसे, जब नोमेनक्लेचर और फंक्शनल ग्रुप पढ़ा दूंगा तब आपको ये सब नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन दूंगा, ओके। तो देखिए 6 मेंबर बना दीजिए बॉन्ड लाइन में, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 बन गए। और 1 2 3 थर्ड पोजीशन में आप लगा दीजिए कीटोन ग्रुप, हो गया। थर्ड पोजीशन में आप लगा दीजिए कीटोन ग्रुप, तो हो गया अपना हेक्सान 3 ओन का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो ये वीडियो यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं। होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो आपके ओपिनियंस जो भी आखिरी तक पहुँचे हैं, तो अपने ओपिनियंस डाल दीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं सबका कमेंट पर्सनली चेक करूँगा और रिप्लाई भी करूँगा, डोंट वरी। आप बोलते हो कि सर आप कमेंट्स चेक नहीं करते, वो दूसरे ये की बात है, ओके। तो मैं आज आप लोगों का सारा खुद पर्सनली जाके देखूँगा, ओके। और क्या, और देखते हैं अगले क्लास में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद अगर टाइम हुआ तो नोमेनक्लेचर शुरू करेंगे, या फिर वहीं तक पढ़ेंगे और उसके बारे में बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे। और ये वाले कॉन्सेप्ट को आप रिवाइज करके रखना, इसके बारे में भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन हम करने वाले हैं। और थैंक यू मिटा देते हैं, मिटाएंगे क्यों, ओके छोड़ देते हैं, यहाँ पर थैंक यू लिख लेते हैं। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। और हाँ, केमिकल एजुकेटर्स, आपको अगर चैनल अच्छा लगता है, आपको कंटेंट हमारा अच्छा लगता है, आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल पढ़ने में इंटरेस्ट है, आपके दोस्त हैं, तो उन लोगों को शेयर कीजिए, बताइए बात की एक अच्छा चैनल है, उड़ीसा से हम बिलोंग करते हैं और डेवलपमेंट कर रहे हैं धीरे धीरे। आप सपोर्ट कर सकते हैं हमें और जुड़ सकते हैं टेलीग्राम में, टेलीग्राम का लिंक नीचे डल जाएगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में, तो मैं मैनेजमेंट को बता दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। थैंक यू।